तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय की जो गुमनाम था। अकस्मात ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज इस विश्वविद्यालय पर पूरी दुनिया की नज़र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेल्हाड़ा की। खुदाई से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। अवशेषों में मिल रहे वस्तुओं से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय में 7वीं सदी में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हुआ करती थी। आइए देखते हैं ये रोमांचक रिपोर्ट। सच्चाई ये है कि गांव और आसपास के लोग इस टीले को साधारण टीला समझते थे, लेकिन उत्खनन की शुरुआत हुई तब जाकर गांव वालों को पता चला कि इस टीले के गर्भ में कई राजवंश और साम्राज्य का इतिहास दफन है। उत्खनन से प्रतीत होता है कि यहाँ कभी प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। जैसा कि पुरातत्वविदों का कहना है, नालंदा विश्वविद्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेल्हाड़ा। चीनी यात्री हुएनसांग जब भारत आया तो तेल्हाड़ा भी गया। अपनी यात्रा वृतांत में उसने ईसा बाद 7वीं शताब्दी में तेल्हाड़ा में तिलाधक विश्वविद्यालय की चर्चा की। सिंह ने अपने डायरी में वृत्तांत में लिखा है, एकदम क्लियरली लिखा है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 4 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की। उन्होंने रिकमेंड किया अपने चाइनीज़ फ्रेंड्स लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों की, भाई आप अगर जा रहे हैं इंडिया में तो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, उसमें से किसी एक जगह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसमें नालंदा और तेल्हाड़ा दोनों की चर्चा है। और वहाँ पर उस समय जब इत सिंह थे तो यहाँ पे तेल्हाड़ा में रत्न सिम्हा नाम के कोई स्कॉलर थे जो यहाँ के चीफ अबाउट थे। तो अब बात यह है कि सभी पूरा मगध तो खोदा नहीं जा सकता, पूरे मगध में मॉनेस्ट्रीज खोदा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे जो खुल रहा है लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये सिंबॉलिक है। मतलब ये पूरे मगध को दिखा रहा है कि भाई पूरा मगध ऐसा ही है, सभी जगह मॉनेस्ट्रीज ही है। हालांकि पुरातत्वविदों का कहना है कि साक्ष्य के आधार पर ही राजवंशों की चर्चा की जा रही है। उत्खनन से मिल रहे अवशेषों के आधार पर कहा जा रहा है कि काले रंग की खपरेल अमूल्य पत्थर मौर्यकालीन युग से संबंधित हैं। इसके अलावा रेतीले पत्थर से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां गुप्त काल से संबंधित हैं। कांस्य और कॉपर की बनी देवी देवताओं की मूर्तियां पाल काल से संबंधित हैं। इसके अलावा तीनों कालों से संबंधित और भी अवशेषों की प्राप्ति हो रही है, जो यह दर्शाता है कि तेल्हाड़ा यानी तिलाधक विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा महाविहार जो प्रकाश में है वो 4वीं शताब्दी में आया था। इसका डेटिंग जाता है 5th सेंचुरी तक। जो अभी तक जो हमारे पास जो साक्ष्य मिला है, जो एविडेंस मिले, जो एपिग्राफिकल एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पर कहते हैं कि ये 5वीं शताब्दी से इसका उद्भव शुरू हुआ और जो 12वीं शताब्दी तक चला। ये नालंदा थोड़ा अर्ली था, इससे काफ़ी विशाल था नालंदा में 10,000 छात्र पढ़ते थे। यहाँ पर 1,000 छात्र के पढ़ने के एविडेंस मिलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंसेस है। बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान की स्थली रहा है। देश विदेश से बच्चे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हालांकि जानकारों और पुरातत्वविदों में पौराणिकता को लेकर मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा है, तो कुछ का कहना है तेल्हाड़ा यानी तिलाधक विश्वविद्यालय नालंदा से भी प्राचीन है। कुछ भी हो, इससे सिद्ध होता है कि मगध की यह धरती ज्ञान को फैलाने में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कोई भी मॉनेस्ट्रीज कहीं भी जाइएगा, मैक्सिमम मॉनेस्ट्रीज आपको गुप्ता तक तो जाएंगी। मतलब कि बहुत, क्योंकि गुप्ता काल में उस समय पूरा मगध इतना पवित्र था कि दुनिया के जितने बड़े स्कॉलर्स थे वो आके यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज खोलना चाहते थे। जैसे आप नालंदा का देखिएगा तो वहाँ पे गुजरात से मॉनेस्ट्री के एक बहुत बड़े मॉन्क थे, वो आए, उन्होंने बोला कि मुझे मॉनेस्ट्री खोलनी है, तो उनको यहीं पे जगह दिया गया। तो बड़े बड़े मॉन्क्स को यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज खोलने की जगह दी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि गुप्ता कालीन है, मौर्य कालीन है, पालन का, ये पूरा मगध की कहानी है, मगध की कहानी का एक हिस्सा है। हुएनसांग ने प्रसिद्ध अपनी पुस्तक भारत यात्रा वृत्तांत लिखी। उसमें उसने चर्चा यहाँ का किया, नालंदा विश्वविद्यालय का भी चर्चा किया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त राजा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी 453 ईस्वी में किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। लेकिन तिलाधक मोनेस्ट्री के बारे में उसने लिखा कि तिलाधक मोनेस्ट्री वाज बिल्ट बाय द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ किंग बिंबिसारा इन द ऑनर ऑफ द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मैंने ईसा पूर्व का है। यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ईसा के बाद में 453 ईस्वी में हुई, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी ईसा पूर्व।
उत्खनन में प्राप्त अवशेषों और समकालीन चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि तिल्हाड़ा 7वीं सदी में उच्च शिक्षा के मामले में देश का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ देश विदेश के छात्रों के अलावा नालंदा के छात्र भी उच्च शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ महायान बौद्ध मत के विभिन्न उपसंप्रदायों के दर्शन समेत ज्ञान विज्ञान की कई शाखाओं के अध्ययन की व्यवस्था थी। नालंदा प्राचीन काल में एक एजुकेशन हब हुआ करता था और यहाँ के जो लोग थे शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे प्राचीन भारत में, और इस मोनास्ट्री को हर तरह से संपन्न करने हेतु दान में जो भी हो दिया करते थे ताकि ये मोनास्ट्री अच्छी तरह से चले। और यहाँ पर भारतवर्ष के ही नहीं देश विदेश के भी छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। वहाँ जो था नालंदा वो अंडर ग्रेजुएट का पढ़ाई होता था। उच्च शिक्षा के लिए तिल्हाड़ा आया करते थे और उदंतपुरी का उत्खनन होने के उपरांत ही उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। हुएनसांग ने यहाँ 1000 बौद्ध भिक्षुओं के एक साथ अध्ययन करने का उल्लेख किया है। उत्खनन में एक ऐसा चबूतरा मिला है जहाँ एक साथ 1000 बौद्ध भिक्षुक बैठकर पूजा कर सकते थे। दोनों साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ कम से कम 1000 छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। हुएनसांग ने लिखा इसके बारे में कि यह तिलादक विश्वविद्यालय था। विश्व के कोने कोने से 1000 बुद्धिस्ट यहाँ पढ़ा करते थे। प्रज्ञाभद्र कुलपति थे और यहाँ की पढ़ाई से प्रभावित होकर पाटलिपुत्र से मसौढ़ी ओकरी होते सर्वप्रथम मैं तिलादक विश्वविद्यालय की जमीन पर पहुँचा। यहाँ 2 महीने रहकर अध्ययन किया। इसके बाद वह यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान किया है। नालंदा और तिल्हाड़ा से प्राप्त अवशेषों की तुलना की जाए तो नालंदा से प्राप्त अवशेष बहुत ही खंडित अवस्था में प्राप्त हुए थे, जिसके बाद में संरक्षण करने वाली संस्था ने जोड़ तोड़कर वर्तमान स्वरूप में प्रदर्शित किया। इसके विपरीत तिल्हाड़ा के अवशेष सही सलामत अवस्था में पाए गए हैं। यहाँ की मूर्तियां तराश कर बनाई गई हैं, जबकि नालंदा और विक्रमशिला की मूर्तियों में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कांस्य की मूर्तियाँ मिली बहुत मैच्योर्ड है। नालंदा में ये मैच्योरिटी नहीं देखने को मिलता है, या विक्रमशिला को ये मैच्योरिटी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ जो प्रस्तर की मूर्तियाँ मिली हैं वो भी काफ़ी मैच्योर्ड और काफ़ी तराश के बनाया हुआ है। नालंदा में कुछ मिला है, लेकिन यहाँ पर जितने प्रस्तर के मूर्तियाँ अथवा कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, सीलिंग्स प्राप्त हुए, उतना नालंदा में नहीं प्राप्त हुआ। पुरातत्व वेदाओं का कहना है पूरा बिहार इतिहास है। पूरा तिल्हाड़ा गांव विहार के ऊपर बसा है। विहारों का संगम है तिल्हाड़ा। लेकिन अफसोस, जिस इतिहास पर हम गर्व कर रहे हैं वो विदेशियों की देन है। शुक्र है बिहार सरकार ने इस दिशा में पहल की है। हुएनसांग अभी जो हमारा इतिहास है उस इतिहास में महात्मा बुद्ध से लेकर के उसके पहले का प्राग ऐतिहासिक कह के वो डार्क पीरियड है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी जो कोई भी इतिहास हम उजागर कर रहे हैं तिब्बतियों के माध्यम से, चाइनीजों के माध्यम से, मेगास्थनीज के माध्यम से, हमारा अपना कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हम दूसरों की बात से पढ़ के हम ऐसे भी थे। आज वे हुएनसांग जो चाइनीज था पिलग्रिमेज यहाँ आया था, यहाँ ठहरा था, उसने कहा और उसके कहने के अनुसार जब खोज जो लोगों ने की तो ये हमारे पास आया। तुर्क आक्रमणकारियों को लगता था कि बौद्ध विहारों में अकूत संपत्ति छुपाकर रखी गई है, इसलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा की तरह तिल्हाड़ा को भी जला डाला। यहाँ सबूत के तौर पर अग्निकांड के साक्ष्य और राख की एक फेंट मोटी परत भी मिली है। यहाँ बुद्ध के मानने वाले लोग ने, हम लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, फिर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ हमारे धरती पर कैसे हैं? हमने तमाम बुजुर्गों से पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि मुखिया जी यहाँ बौद्ध मठ चलता था, तिलादक यूनिवर्सिटी था, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया उसी ने इसको भी नष्ट करने का काम किया। ज्ञान स्थली के रूप में आज भी विक्रमशिला नालंदा पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब वो दिन दूर नहीं जब तिल्हाड़ा का भी नाम विश्व फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा।
तिल्हाड़ा गुमनाम था, लेकिन रातों रात यह गांव विशिष्ट हो गया। इतिहास की वह गाथा यहाँ निहित है जो यहाँ के लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी। आज सारी दुनिया की निगाहें इस गांव पर टिकी हैं। उत्सुकता और कौतूहल का विषय बना हुआ है यह गांव। इस गांव को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का श्रेय जाता है यहाँ के सरपंच अवधेश गुप्ता को, जिनके अथक प्रयास के कारण ही देश और विदेश के पुरातत्व के जानकार इस गांव को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। देश की पूंजी है सभ्यता और संस्कृति, इसे सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री के सामने जोरदार और बुलंद आवाज में हमने यहाँ के इतिहास के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की थी, सारा डॉक्यूमेंट उनको दिया और उन्होंने जांच करवाया। पटना म्यूजियम जो पीके जायसवाल है उसके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं चौधरी साहब, विजय चौधरी, उनसे जांच करवाया। चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा कि तिलादक जो मोनेस्ट्री जिसकी जांच आपने हमसे करवाई है, इसका उत्खनन का काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। उनके जवाब से संतुष्ट होकर माननीय मुख्यमंत्री 26 दिसंबर 2009 को इस टीले पर चढ़कर अपने हाथों से गाता चलाकर उत्खनन के काम का शुभारंभ किया। यहाँ अभी खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। शुरुआती दौर में ही कई ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। अभी तो पूरी खुदाई बाकी है। तमाम इसमें से जो मूर्तियां निकली हैं भगवान बुद्ध की, अवलोकितेश्वर की, चामुंडा की, हरितका की, मारीची की, तमाम मूर्तियां निकली हैं जो सिद्ध करती हैं कि यह कभी बौद्ध मठ था। बहुत सारा कीमती पुरातत्विक अवशेष निकला है। अभी और अंदर जाएंगे तो पता नहीं कितने पुरातत्विक अवशेष यहाँ से निकलेंगे। इस खुदाई से गांव वाले भी खासे उत्साहित हैं। नई सुबह होने की आस जो जगी है। अपने गांव को विश्व पटल पर देखना चाहते हैं। लोगों के दिन बहुरने के आसार जो जगे हैं। पर्यटक स्थल बनेगा, दूर दराज से लोग आएंगे, बौद्ध भिक्षु आएंगे, हम लोग को रोजी रोटी और बढ़ेगा। अच्छा, आगे आपको उम्मीद लगता है कि यहाँ पे लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे या एकदम खुलेंगे सर, खुलना ही। ग्रामीण इस टीले को कभी वर्जीय चीजों के उपयोग के लिए करते थे, लेकिन आज इस टीले को अपने गांव के लिए भाग्यशाली समझने लगे हैं। पहले घर था, इस पर पैर पखाना करता था। यहाँ जो श्री छात्र पुस्तकालय था उसका मैं सेक्रेटरी था। पीछे जो कुछ खुदवाए थे तो उसमें जला हुआ चावल मिला था, तो मैंने इन लोगों से कहा कि बाबूजी बचते थे, ये लोग चलाए थे। मैं आपको गोपीनाथ गुप्ता ये सब 5 आदमी जो थे ना इसको चलाते थे, उन लोगों को कहा, वो लोग जाके अपना पता लगाए पटना में, खुदा उसके लाइब्रेरी में, वहाँ से सब निकला किस तरह की बात है। तिल्हाड़ा एक समय में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ के कोल्हू के तेल की आपूर्ति पूरे मगध में की जाती थी। इसी कारण इसका नाम तिल्हाड़ा पड़ा। नाम पड़ने के पीछे कई वजह है। कई बार नाम इसका बदला और दूसरा हुआ। पहले तेलिया ढाका था, उसके बाद तिलाधक हुआ, फिर तिहारा हुआ, फिर तेलढप्पा हुआ, आज तेलहारा है। चूँकि यहाँ व्यापक स्तर पर तेल का कारोबार होता था। तेल यहाँ से सप्लाई किया जाता था राजगिरी साम्राज्य में, और उसके अलावा मगध साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वहाँ तक यहाँ से तेल का सप्लाई यहाँ से साम्राज्य मगध तक जाता था। आज तिल्हाड़ा के लोगों को आस जगी है। साथ ही सरकार का रुख काफी सकारात्मक है। इस स्थल के विकास से ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही लोगों में खुशहाली आएगी।